आज हिमाचल और गुजरात चुनाव के नतीजे आए। हम लगातार इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम इन चुनाव में मोदी फैक्टर की बात कर रहे थे। गुजरात चुनाव में एक और फैक्टर की चर्चा है, वो है राहुल फैक्टर। अगले 1 घंटे तक हम राहुल फैक्टर का विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ ये विश्लेषण करेंगे क्या राहुल गांधी अपनी इस पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में अमित शाह को पीछे छोड़ पाएंगे क्या। राहुल गांधी ने शुरुआत में एक परिपक्व राजनेता का परिचय दिया, सही रणनीति बनाई और पूरे संयम से चुनाव लड़ा। विकास के मुद्दे से नहीं भटके, लेकिन विकास के बारे में उनका शुरुआती प्रचार थोड़ा फ्लॉप रहा। विकास के लिए पागल शब्द का इस्तेमाल का गुजराती ट्रांसलेशन वो नहीं समझ पाए, जो गुजरातियों को कतई पसंद नहीं आया। राहुल की जीतों और कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस बात का संकेत जरूर मिला कि हार का क्या राहुल अमित शाह को मैच कर पाएंगे। ये दोनों कंपैरिजन हम चलाएंगे। पहले देखते हैं राहुल की कहानी और फिर अमित शाह की जीत की कहानी। 10 शब्द का प्रयोग मत, प्रधानमंत्री है। 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चली है। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी। मोदी शाह के गढ़ में राहुल ने सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की। 22 साल के बीजेपी राज को खत्म करने और कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, ताबड़तोड़ प्रचार किया, सही और सधी रणनीति बनाते रहे। उन मुद्दों को उठाया जो सीधे सीधे जनता से जुड़े थे। इनकी जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। चुनावी महाभारत में राहुल के जीएसटी वाले हमले से बीजेपी और मोदी सरकार संभली और केंद्र सरकार को जीएसटी की दरों में बदलाव करना पड़ा। कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए राहुल ने गुजरात के जाति गणित को समझा, युवा चेहरों को साथ लिया। पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल, दलित नेता जिग्नेश मेवानी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर से दोस्ती की। विकास के मुद्दे पर मोदी और बीजेपी को घेरते रहे। मोदी जी अपने बारे में देश को बता रहे हैं, बाकी समय वो कभी अफगानिस्तान की करे, कभी चाइना की करे, कभी कुछ और करे। अरे भैया, गुजरात का चुनाव है, गुजरात के भविष्य की बात करिए। गुजरात चुनाव में राहुल ने 57 रैलियां की। गुजरात में 21 दिन और 15 रातें गुजारी। अलग अलग तरह के कुल 300 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा क्या आया वो देखिए। 182 सीट वाले गुजरात में बीजेपी के खाते में 99 सीट और कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई, यानी फाइनल राउंड में राहुल मोदी से पिछड़ गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस के विभीषण ने ही राहुल को हरा दिया, या फिर स्ट्रेटजी बनाने में कोई चूक हुई? आखिर कौन है राहुल का मुजरिम? मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले को 2019 तक टालने की पैरवी की। मनोज त्यागी, 30 नवंबर को राहुल गांधी सोमनाथ पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेता मनोज त्यागी ने विजिटर्स बुक में राहुल गांधी का नाम गैर हिंदू कॉलम में लिखवा दिया था। मामला गरमाया तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल को जनेऊधारी बता दिया। एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है। कम से कम राजनीति को हमारी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, ये वो नौजवान है जिसका नामांकन स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सोनिया जी कर रही हैं। जनेऊधारी राहुल पर भी बीजेपी के नेताओं ने खूब चुटकी ली। राहुल के मंदिर जाने का भी जमकर मजाक उड़ाया। आज राहुल गांधी मंदिर जरूर जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि मंदिर जाने के लिए राहुल गांधी को थोड़ा ट्रेनिंग भी दीजिए कि मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल पर लाख हमला बोला, लेकिन राहुल ने शब्दों की मर्यादा कभी नहीं लांघी। चुनावी आंकड़ों की बात करें तो ताजा चुनाव यानी 2017 में बीजेपी के खाते में 99 और कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई, जबकि पिछले चुनाव यानी 2012 में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी को इस चुनाव में 16 सीटों का नुकसान हुआ।
हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे नुकसान नहीं नफा बताया। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 47.85% वोट मिला था और 2017 में अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे 49.10% वोट मिला है। लेकिन कांग्रेस को सीधे सीधे 19 सीटों का फायदा हुआ, इसलिए कहा जा रहा है हार कर भी मजबूत हुए राहुल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन राहुल गांधी के सामने एक और चुनौती है कि वो क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मात दे पाएंगे। राहुल, क्योंकि गुजरात चुनाव में मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी जीत की नई इबारत लिखी है। ये नजारा दिल्ली के 11 अशोक रोड बीजेपी मुख्यालय का है। ये शानदार स्वागत बीजेपी के अब तक के सबसे कामयाब अध्यक्ष अमित शाह का है। अमित शाह जैसे ही बीजेपी दफ्तर की चारदीवारी के भीतर पहुंचे तो उत्साहित कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर पहुंच गया। देखिए कैसे बीजेपी दफ्तर का चप्पा चप्पा बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। गुजरात और हिमाचल की जीत के जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर रहे हैं। गुजरात की जीत सिर्फ ब्रांड मोदी पर जनता के भरोसे की एक और मोहर भर नहीं है, बल्कि ये विजय चुनावी जीत की शाह नीति की ताजा तरीन और मुकम्मल बानगी भी है। भारत माता की! भारत माता की! गुजरात की जीत को अमित शाह ने जातिवाद की हार और विकासवाद की जीत करार दिया है। जब से नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की राजनीति से ये तीन नासूर जो देश के लोकतंत्र पर दुष्प्रभाव डालते थे, एक जातिवाद, दूसरा वंशवाद और तीसरा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण, तीनों नासूरों को देश की राजनीति से मुक्त करने का एक प्रयास कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश का लोकतंत्र अब लगभग ये तीनों नासूरों से मुक्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए एरा के अंदर एंटर हो रहा है। गुजरात में बीजेपी की सीटें 2012 की तुलना में भले ही घट गई हों, लेकिन गुजराती अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात में हुए पहले चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में शानदार इजाफा हुआ है। तो आपने देखा राहुल गांधी और अमित शाह का कंपैरिजन। राहुल थोड़े परिपक्व जरूर नजर आए, लेकिन राहुल को ये मानना होगा कि पॉलिटिक्स 24 घंटे का खेल है, कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं, कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं। अगर उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी तो 4 साल विपक्ष से गैर हाजिर रहना, 4 महीने में रणनीति बनाना और 2 महीने का प्रचार करना, क्या ऐसा चल पाएगा? क्या मोदी की राजनीति कभी अमित शाह ब्रांड राजनीति को मार दे पाएगी या मात दे पाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश पांडे हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं और मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब है। सप्रा साहब इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने पूरा गुजरात घूमा था। प्रेम शुक्ला जी ने भी पूरा एनालिसिस किया था इन चुनाव को, कई बार हमारे साथ जुड़े हैं। हम राहुल और अमित शाह जी का कंपैरिजन शुरू करें उससे पहले प्रकाश, राहुल थोड़ा परिपक्व नजर आए, लेकिन क्या अब ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का जमाना चला गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक कि अब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। 13 साल से आप राजनीति में हैं और अब भी अगर आप मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, आप परिवार से आते हैं, इसलिए आप अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उन्होंने जो भी मैच्योरिटी पिछले 4-5 महीनों में दिखाई है, यूएस ट्रिप में, उसके बाद गुजरात में, उसका असर दिखा, जरूर दिखा। लेकिन यूएस ट्रिप में तो उन्होंने बोला था मैं चुनकर आऊंगा और उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, पर फिर भी वहां पे उन्होंने समझदारी भरे कुछ जवाब दिए, लोगों ने उनको सीरियसली लेना शुरू किया और गुजरात में आने के बाद जो उनके ऊपर एक टैग लगा था सोशल मीडिया में, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। लेकिन
अभी तक जो कुछ हो रहा था पहले कि चुनाव होते थे, चुनाव में जाते जरूर थे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही वो विदेश चले जाते थे और जितने भी उनके प्रवक्ता थे वो ये बताने में परेशान रहते थे कि राहुल गए तो गए कहां। लेकिन कम से कम इस बार ये कॉन्फिडेंस तो उनमें नजर आया है कि वो पूरे तौर पर गुजरात में अकेले के दम पर जो है पार्टी का पूरा प्रचार करते रहे। लेकिन इसको लगातार जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो दीपक कुछ इससे हासिल नहीं होना है। ये जरूर है मॉरल बूस्टिंग के लिए कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि हम 60 से जो है 80 सीटों पर आ गए और हमने बीजेपी को 99 के चक्कर में फेर में डाल दिया है। और साथ ही आज पार्लियामेंट में जैसे हम लोग थे तो वहां पे कांग्रेस के लीडर्स का ये कहना था कि असल में तो हमारे साथ थे ही नहीं, हम तो 40-43 के लगभग थे और ज्यादातर तो वो बीजेपी के साथ चले गए थे हमारे विधायक, तो हम तो डबल पे पहुंच गए और बीजेपी को देखे उस स्थिति में। तो दिल को खुश रखने के लिए तो ख्याल अच्छा है, लेकिन अब इस पे डटे रहेंगे तभी हम कह सकते हैं कि राहुल के लिए जो है ये नतीजे जो हैं, और खासकर गुजरात के नतीजे, क्योंकि हिमाचल में तो 2/3 बहुमत बीजेपी को मिल चुका है, तो उसका कुछ फायदा उठाया जा सकता है। दीपक। प्रेम शुक्ला जी, आपकी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो क्या राहुल के गब्बर सिंह आज पूछेंगे कितने आदमी थे खा लिया? मुझे लगता है कि गब्बर सिंह गोबर सिंह हो गए। तो पसगा और पसेरी का जो अंतर है, जब आप आदरणीय अमित शाह में और आदरणीय राहुल गांधी जी में तुलना करते हैं, तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में, जैसे प्रकाश जी समझते होंगे, दीपक जी आप भी जानते होंगे, एक मापदंड होता है पसेरी और एक मापदंड होता है पसगा। तो पसगा और पसेरी का अंतर है। 2004 से राष्ट्रीय राजनीति में आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और 2012 से तो उन्होंने नेतृत्व की कमान लगभग संभाली हुई है। और आदरणीय अमित शाह जी 2012 में राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले राहुल गांधी प्रयोग करते हैं, राहुल गांधी बुरी तरह से विफल होते हैं। अमित शाह जी जाते हैं 2012 में, 2014 2 वर्षों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों को 73 सीटों में एनडीए की तब्दील करते हैं। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में थी, उसको जो है एनडीए की 325 सीटों में 6.5 गुना की वृद्धि करते हैं और ये 28 सीटों से 7 सीटों पर आते हैं, जब दो युवकों की जोड़ी इनकी काम कर रही होती है। आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में, जैसा आपके जिन्होंने पहला नरेटिव चलाया, सबसे कामयाब अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे नाकामयाब अध्यक्ष की अगर कहीं जो है मूल्यांकन किया जाएगा कांग्रेस के अध्यक्षों का, तो सबसे जो है भाई आप तो यही बोलोगे नाकामयाब अध्यक्ष के रूप में आएंगे वो। नहीं, वो तो सामने मैं आंकड़े दे रहा हूं ना भैया। आपके हाथ से उत्तर प्रदेश गया, बोलने का प्रमोशन राहुल जी के नेतृत्व में बिहार गया, अच्छा मैं महाराष्ट्र गया, जवाब दे दूं, उत्तराखंड गया, अभी हिमाचल प्रदेश भी चला गया। नहीं, जवाब दीजिएगा। जल्दीबाजी। अरे भाई साहब प्रेम शुक्ला जी, खूब झट कर जवाब दीजिए। भाई साहब प्रेम शुक्ला जी, हमको भी बोलने दीजिएगा। कोई मना ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं आप बोलिएगा ना, कोई मना थोड़े कर रहा हूं मैं। सिर्फ मैं मेरी बात पूरी कर लूं। तो जो एक तरफ जो है आदरणीय राहुल गांधी है, जिनके पास आजयों की सूची है, एक तरफ अमित शाह जी है जिनके पास विजय की सूची है। अब विजय और पराजय दोनों को अगर एक ही जो है तुला पर तौलना है तो तौला जा सकता है। शरण सिंह सप्पा जी जवाब दीजिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर 43 सीटों पे थी राज्यसभा के चुनाव के समय में। 43 से हम 80 पे आ गए। बिहार में हमने बेहतर प्रदर्शन किया, जूनियर पार्टनर बन के अंदर हमारी सीटें, बिहार में जूनियर पार्टनर बन के बड़ी। इन्होंने गलत नहीं वो, लेकिन सीटें तो बढ़ी ना दीपक चौरसिया जी, सीटें तो बढ़ी ना। मैं सीट बढ़ने की बात कर रहा हूं। अरे आपकी 51 सीटें थी, 61 सीटें थी और आपके कितने एमएलए राहुल गांधी के कारण छोड़ के गए? आपके कितने एमएलए राहुल गांधी के कारण छोड़ के गए? शंकर सिंह वाघेला राहुल गांधी के कारण छोड़ के गए। वही लगातार ये दलील दे रहे हैं कि हमारे भाई साहब जितने राज्यसभा मैं मुझे बोलने तो दीजिए ना। आपकी दिक्कत ये है कि आप हमको बोलने नहीं देते हैं। देखिए, गुजरात के अंदर भी जो कुछ हुआ है सब देखा है आपने। आज भारतीय जनता पार्टी जो 150 सीटें क्लेम करती थी वो आ गई 99 पे आ गई है। तो इनको ये भी तो समझना चाहिए ना कि गुजरात का एक तबका है जिसने इनके विकास के मॉडल को, इनके गुजरात के मॉडल को, इनके मोदी के मॉडल को कहीं ना कहीं रोका है। उनको नहीं पसंद आया, उनको पता है कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। और आप जहां तक ये बातें कर रहे हैं, तो
पंजाब कांग्रेस पार्टी ने वन साइड जीता है। परसों हमने जो कॉरपोरेशन के चुनाव वहां पर हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, वो भी वन साइड जीता है। तो महाराष्ट्र अरे भाई साहब, अभी क्यों परेशान हो रहे? मैं आप उत्तर दे रहे थे तो मैं थोड़ी बोल रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने भी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़त ली है। तो आप थोड़ी सहन शक्ति रखिए। और ये गुजरात के चुनाव के जरिए से श्री राहुल गांधी जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि आने वाले दिनों का जो 2019 का चुनाव होगा, जो 2019 का जो चुनाव होगा, उसके अंदर विपक्ष एक अच्छे रूप में उभरेगा और सबको लेकर के उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी को कोई 2019 का चुनाव केक वॉक नहीं होगा। ये मैसेज गुजरात के चुनाव से दे दिया है। चलिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। जितेंद्र सिंह जी, मेरा सबसे पहला सवाल, जुड़ने वाले हैं वो, लेकिन चरण सिंह सप्रा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या पार्ट टाइम राजनीति चलेगी? 24 घंटे में से 24 घंटे काम और राजनीति करते हैं अमित शाह जी, जो उनका कर्तव्य भी है और जो उनके लिए कर्म भी है, लेकिन राहुल गांधी वो काम क्यों नहीं कर पाते? नहीं, पर श्री राहुल गांधी जी 24 घंटे ही राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। पिछले दिनों में ही कर रहे हैं ना, 2004 से नहीं कर रहे। जो एक विचारधारा थी, जिस तरह से वो कैंपेन चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कोशिशें की कि उस कैंपेन को किसी तरह से बरकराया जाए, कोई कहीं ना कहीं उसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जाए। वो ले जाते थे ध्रुवीकरण की तरफ, हाँ, और राहुल जी टिके रहते थे विकास के ऊपर। उन्होंने 14 प्रश्न पूछे गुजरात में, एक भी प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन जनता ने दे दिया जवाब, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया, बहुमत लेकर 22 साल के बाद।